नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हिंदुस्तान की सबसे अमीर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अमीर कंपनी है, अमीर ग्रुप नहीं है। ये अलग बात है कि उसका जो मालिक है वो भी हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी है और अब तो वो एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बन गया है, जनाब मुकेश अंबानी। खैर, मैं बात कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। शुरू में तो ये कपड़े के काम से शुरू किया था, फिर बाद में ये पेट्रोलियम में आ गई और अभी उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में और विशाखापट्टनम के बाजू में। वहाँ पे समंदर में से तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल भी है इनका। और अभी तो उनकी एक सब्सिडायरी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। और अभी वो 5G उन्होंने तकरीबन 6 माह हो गए रोल आउट शुरू कर दिया है। तो अभी उनको लोन चाहिए था। हकीकत में ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये कभी लोन नहीं लेती। कभी ज़रूरत पड़ती है तो अपना कोई पब्लिक ऑफर निकालेंगे या राइट्स इशू दे देंगे या ऐसे कुछ भी करके और अपने जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं। लेकिन इस मरतबा उन्होंने जैसे ही उन्होंने अपना इजहार जताया कि हमें लोन चाहिए, तो उनको लोन देने के लिए बैंकों की लाइन लगे, और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। और उन्होंने सिंडिकेट बना के, ग्रुप बना के 2 ट्रेंचेस में या 2 किस्तों में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ये लोन दिया है। एक तकरीबन 8-10 दिन के पहले से $3 बिलियन का लोन दिया गया और अभी कल जो है इसे $2 बिलियन का मज़ीद लोन मिला। कुल मिलाकर तकरीबन 8-10 दिनों में इसने $5 बिलियन का लोन लिया है। ये इसे 3.5 साल में वापस करना है और ये इसको जो मिला है ना 3.25 साल में वापस करना है। और ये जो लाइबोर है, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, उससे 80 बेसिस पॉइंट यानी 0.8% उससे ज़्यादा शरह सूद इसको भरनी पड़ेगी। अब आप इसका मुआवजा कीजिए पाकिस्तान जो एक सॉवरेन कंट्री है उसकी हालत ये है कि गुज़श्ता 3-4 माह से IMF के पीछे जो है लगे हुए हैं और उनके कहने पर क्या क्या न किया है। यूँ कह सकते हैं कि IMF ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए हैं और सिर्फ एक किस्त है $1.1 बिलियन की। उसके लिए 3-4 माह से पाकिस्तान सरकार जो है, पाकिस्तान के वज़रात ख़ज़ाना IMF के चक्कर काट रही है और अभी तक उसको ये लोन नहीं मिला है। अब तक नहीं मिला है, मिलेगा जब देखा जाएगा। तो हकीकत ये है जनाब कि इसमें कोई हकीकत में हिंदुस्तान की जो ये कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसकी कोई ख़ासियत नहीं है। सिंपल बात है, कोई भी कर्ज़ा देने वाला, भले वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई आम बैंक हो आपके नज़दीक वाला, वो किसी को कर्ज़ा देने से पहले ये तो ज़रूर सोचेगा कि मैं ये जो कर्ज़ा दे रहा हूँ मुझे वापस मिलेगा या नहीं। अगर उसे शक होगा कि मुझे वापस नहीं भी मिल सकता है तो वो कर्ज़ा नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसा रिस्क क्यों उठाना चाहेगा जिसमें उसका जो असल है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो ही डूब जाए। इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत हुई है, क्योंकि कई सालों से पाकिस्तान ने आदत बना रखी है लोन लीजिए, वो लोन के पैसे सब फ़ौज पे खर्चे हो जाते हैं और जो फ़ौज पे जो पैसा खर्चा होता है ना वो वापस नहीं आता। वो किसी भी प्रोडक्टिव जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं लगता, बिजनेस में नहीं लगता, जहाँ से भाई 1 रुपया जाए तो 1 साल के बाद में 1.25 रुपया होके वापस आए, ऐसा नहीं होता। तो जाहिर है वो पैसा तो वापस आने से रहा। तो इसीलिए पाकिस्तान को अभी जो है तकलीफ़ हो रही है
जो उसने कर्जे लिए हैं उसका असल और उसका सूद। और यहाँ तक हमने जो आपको बताया था कि 100 ट्रिलियन का बजट होता है पाकिस्तान का, तो उसमें से 51 ट्रिलियन रुपीस जो है ना वो तो सिर्फ डेट सर्विसिंग में, यानी जो कर्जा होता है उनका, उसमें लग जाते हैं। 30-35 जो है ट्रिलियन जो है वो फौज ले जाती है, बाकी 10-12-15% मुश्किल से बचते हैं जिनसे जो है तनख्वाहें देते हैं और थोड़ा बहुत तरक्की का। तो अभी क्या है पाकिस्तान को, क्योंकि मल्टीलेटरल एजेंसीज ने कर्जा देना बंद कर दिया है और अपने इनके जो दोस्त अहबाब हैं यानी सऊदी अरेबिया या मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, चीन, सब ने नया कर्जा देने से इनकार कर दिया है। और वो कैसे देंगे जब उनको पहले वाले कर्जे वापस नहीं हो रहे। अभी हमने आपको बताया था कुछ रोज़ के बिल, चीन का एक $2 बिलियन का कर्जा था, वो चीन ने जो है रोल ओवर किया है, यानी अभी उसका जो है ना टेन्योर बढ़ा दिया। वो अभी उसका मतलब मैच्योरिटी हो रहा था तो वापस करना था पाकिस्तान को। तो ये तो ऐसा है ना कि जब आप पैसा नहीं दे सकते तो जो आपके कर्जेदार हैं वो मजबूर हो जाते हैं, चलो भाई पैसा वैसे भी नहीं मिलेगा, रोल ओवर कर दो। लेकिन इससे ये तो फिर पक्का हो जाता है कि वो लोग आपको नया कर्जा नहीं देंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता 8-10 दिनों से हम आपको ये बता रहे हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान की दरख्वास्त है इलेक्शन, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के लिए, और जिसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि मौजूदा हुकूमत है जो नून लीग की और उसके इत्तेहादियों की, PDM की, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, तो उन्होंने तो सीधा सीधा ये जो अभी 3 जजों की बेंच बनी थी जो ये मामला सुन रही थी 8-10 दिनों से, उसके ऊपर उन्होंने न सिर्फ पब्लिक में, पार्लियामेंट में, बल्कि खुद कोर्ट में आके भी ये कहा कि हमें इस बेंच में एतमाद नहीं है, हमें इस बेंच से इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। इसीलिए उन्होंने दरख्वास्त की थी कि एक नई बेंच बनाई जाए। उन्होंने तो कहा था फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, 15 जजों का नहीं तो 10-12 जजों का ही होना चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो 3 जज जो बचे थे जो ये सुन रहे थे, ये इनिशियली इट कंसिस्टेड ऑफ 9 जजेस, जो कटते कटते आके 3 जजों पर पहुंच गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है, ये 3 जजों के ऊपर, उन तीनों के ऊपर तो नून लीग वालों ने अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ पहले भी हमेशा हमारे खिलाफ ही फैसला किया है। खैर, तो हम आपको बता रहे थे कल इसी बेंच ने फैसला कर दिया और हुकूमत को हुक्म दे दिया है, खैर ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो ये पंजाब असेंबली के जो इलेक्शन हैं 14 मई को करवाए। उन्होंने तारीख दे दी। अब उसके लिए सवाल 2 हैं, एक तो पैसा और दूसरा सिक्योरिटी। तो पैसे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हुक्म दिया गया है कि 2100 करोड़ आप इलेक्शन कमीशन को दे दें इस इलेक्शन होल्ड करने के लिए। अच्छा, अब जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, वहाँ के इलेक्शंस का, तो वहाँ उसके लिए पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर गौर है, इसीलिए अभी उस पर फैसला नहीं हो सका। हमें लगता है 14 मई से पहले हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें मसला ये है कि एक तो पहले ही जो हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान की, नून लीग की, वो इस बेंच में अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। और कल जब ये फैसला आया तो उन्होंने तो कहा, हमने तो पहले ही बोला था इस बेंच से हमें इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। तो अभी देखने सवाल ये पैदा है और हमें ये देखना है कि आया ये जो गवर्नमेंट है ये इस हुक्म पर अमल दरामद करती है या नहीं करती है, और नहीं करती है तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ क्या करती है। अच्छा, वैसे जो है ये कानूनी मसला भी है, वो एक सुओ मोटो था जिसमें 4-3-3-2 हम सब बता चुके हैं, आप हमारे पुराने ब्लॉग चाहें तो देख सकते हैं उसमें।
तो अभी देखें ये जो सरकार है इस बारे में गौर कर रही है कि कानूनी तौर पर कुछ हो सके तो ठीक है, नहीं तो अभी लग तो ऐसे रहा है कि जैसे अदालत और एग्जीक्यूटिव यानी कोर्ट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दे आर ऑन अ कोलिजन पाथ, आपस में टकराव की सूरत हाल बन गई है। नाजरीन, 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के अफरात-ए-ज़र, शरह महंगाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रिटेल का जो रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं हम हिंदुस्तान में, उसका जो मार्च का जो आंकड़ा या मतलब आदाद व शुमार बोलिए जो आया वो है 35%, 35%। तो हमेशा पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं जो मतलब ट्रेजरी संभालते हैं, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक है, तो वो क्या करते हैं जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो वो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा मनी जो मार्केट में घूम रही है उसको सक आउट कर ले और वो बैंकों में चली जाए। तो फिर उससे उन्हें उम्मीद होती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरेगा। लेकिन ये बहुत पेचीदा मामला है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, क्योंकि इसमें 2 अवामिल, 2 जो है ना एक्शंस अमल दरामद करते हैं इस पे। एक तो होता है डिमांड, दूसरा सप्लाई। अभी यहाँ पर जब पैसा सक आउट कर लेती है पाकिस्तान की जैसे स्टेट बैंक है तो उससे क्या होता है कि डिमांड कम हो सकती है लेकिन सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती। अब अगर इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है तो उसको तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे पाकिस्तान में आटे की कमी है, पाकिस्तान में सब्जियों की कमी है, पाकिस्तान में तेल इंपोर्ट हो रहा है, वो तो जाहिर है जितना अच्छा डॉलर का भाव जो है कल जो है 287 रुपया 50 पैसा हो गया, ये हालत है। और ओपन मार्केट में तो 300 से भी तजावज़ कर गया है, ये हालत है। तो ये चीज़ें जो है ना इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से आप कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन ये तो उनको बंधा बनाया उसूल है पूरी दुनिया में। जो भी रिजर्व में मतलब सेंट्रल बैंक्स होते हैं मुल्कों के, जो ट्रेजरी बैंक्स होते हैं वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि अगर आप सप्लाई कंस्ट्रेंट को दूर नहीं करेंगे तो फिर ये शरह महंगाई आपके काबू में आने से मुश्किल है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।